तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है तमिलनाडु स्टेट के बॉर्डर पर मौजूद एक पहाड़ी एरिया से, जहां पर शांत और सुनसान जगह पर एक छोटा सा पुलिस स्टेशन होता है, जहां पर विजय नाम के एक नए ऑफिसर ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहा होता है। वहां पर पहुंचते ही उसकी मुलाकात हेड कांस्टेबल कृष्णा से होती है। कृष्णा विजय को स्टेशन के अंदर ले जाता है और वहां के काम करने वाले बाकी स्टाफ से भी पहचान करवाता है। कृष्णा के अलावा वहां पर और 3 हेड कांस्टेबल काम करते हैं, जिनका नाम होता है बाला, सत्या और आनंद होता है। लेकिन आनंद उस वक्त मौजूद नहीं होता क्योंकि उस लीव पर होता है। और इनके अलावा वहां पर 2 लेडी कांस्टेबल विद्या और रम्या भी वहां पर काम करती हैं। अब विद्या जब विजय इंस्पेक्टर को देखती है तो वो सोचती है कि ये कितना हैंडसम है, तो वो पहली ही नज़र में उसे पसंद करती है। इसके बाद पूरी टीम मेंबर विजय को उसका क्वार्टर दिखाती है, जो पुलिस स्टेशन के पीछे ही होता है, और वो सब लोग भी वहां पर ही रह रहे होते हैं। और फिर विजय अपनी टीम के साथ पूरे एरिया को इंस्पेक्ट भी करता है। अपने एरिया को देखकर विजय सोचता है कि ये जगह कितनी सुंदर और शांत है, यहाँ पर कोई क्राइम नहीं होता, तो यह सोचकर वो काफ़ी सुकून में होता है। फिर इंस्पेक्टर विजय स्टेशन पर वापस आ जाता है। तभी वहाँ का एरिया में फाइनेंस कंपनी चलाने वाला एक ओनर उससे मिलने आता है, जो विजय को पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन विजय सीधा मना कर देता है कि वो रिश्वत नहीं लेता। यह सुनकर वो उस आदमी को डांट देता है और वहाँ से भेज देता है। फिर विजय हेड कांस्टेबल को कृष्णा को बुलाकर उससे पूछते हैं कि ये आदमी उसे पैसे क्यों दे रहा था। कृष्णन बताता है कि वो फाइनेंस कंपनी का ओनर है, तो उसके कुछ काम होते हैं जो हम कर देते हैं और उसके बदले में वो हमें पैसे देता है। हमारी इतनी तनख्वाह तो नहीं है कि हम कुछ गुजारा कर सकें, तो इसी पैसों से हम ये पुलिस स्टेशन की रिपेयर कराते हैं। जैसे कोई कंप्यूटर खराब हो गया, अगर कुछ प्लम्बर का काम हो गया, तो इस पैसे से ऐसे आई चलाई चलती रहती है। और क्योंकि गवर्नमेंट हमें कोई एक्स्ट्रा फंड तो नहीं देती, इसलिए इनके थोड़े पैसों से काम चल जाता है। यह बात सुनकर विजय को थोड़ा अजीब तो लगता है। वो कहता है कि मैं तुम लोगों का तरीका नहीं बदलना चाहता, लेकिन मैं कोई रिश्वत नहीं लूँगा, तुम लोग अपने तरीके से देख लो इसे। फिर अगली सुबह विजय इंस्पेक्टर को कॉल आती है। कॉल में बताया जाता है कि स्टेशन के जुरिस्डिक्शन एरिया के अंदर आने वाला फॉरेस्ट एरिया में एक कटा हुआ हाथ मिला है। यह सुनकर विजय हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि ये एरिया तो बहुत शांत है और यहाँ पर कोई क्राइम नहीं होता। विजय तुरंत अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचता है और देखता है वहाँ पर सच में एक कटा हुआ हाथ मिलता है। विजय सोचता है अगर हाथ यहाँ पर है तो बॉडी भी यहाँ पर ही होनी चाहिए। कुछ देर बाद उन्हें एक डेड बॉडी भी मिल जाती है, जो काफ़ी हद तक सड़ चुकी होती है। विजय तुरंत फोरेंसिक टीम को बुलाता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद फोरेंसिक टीम बताती है कि ये आदमी के सिर पर जोर से वार किया गया है, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। मरने वाले की उम्र लगभग 30 से 35 साल की है और उसकी मौत करीब 5 दिन पहले हो चुकी है। फिर विजय इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। इसके बाद वो ज़मीन के मालिक से मिलता है और वो बताता है कि ये ज़मीन पर कुछ भी नहीं उग रहा था, कोई खेती नहीं चल रही थी। इसकी वजह से ये पूरा एरिया जंगल बन गया है। लेकिन वो साफ कह देता है उसका इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। विजय की इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी, तो तभी उसे एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एरिया के वो फाइनेंस कंपनी की रात को चोरी हो गई है, जिसमें चोर पूरा लॉकर ही उठा कर ले गए हैं। उसमें कुछ गहने और कैश थे। यह सुनकर विजय तुरंत अपनी टीम के साथ फाइनेंशियल कंपनी पहुंचता है, जहां पर उसे मैनेजर अंदर ले जाता है और वो बताता है कि चोर लोगों ने लॉकर तोड़कर पूरा का पूरा बाकी लॉकर उठाकर ही साथ ले गए हैं, जिसमें काफ़ी सारा कैश और गोल्ड था। इसके बाद विजय वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछता है। वो बताता है कि जब वो सिगरेट पीने एक साइड पर हुआ तो पीछे से कुछ लोग आए और उसे बेहोश कर दिया। फिर जब विजय पूरी जगह की ध्यान से इंस्पेक्शन करता है और उसे पता चलता है कि चोरों ने सीसीटीवी कैमरे पर ब्लैक स्प्रे कर दिया था ताकि कुछ भी रिकॉर्ड ना हो। यह देखकर विजय सोचता है हो सकता है कि यहाँ के एरिया के किसी लोकल आदमी का काम हो। इसी बीच फाइनेंशियल कंपनी के बाहर काफ़ी सारे लोग जमा हो जाते हैं, क्योंकि उन सब लोगों का गोल्ड वहाँ पर गिरवी रखा हुआ था। सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि हमारा गोल्ड हमें वापस दो। यह देखकर विजय तुरंत वहाँ पर आता है और कहता है कि कंपनी में चोरी हुई है, ये बात सच है, लेकिन मैं आप चोरों को पकड़कर आप लोगों का गोल्ड वापस दिला दूंगा।
तभी विजय को उनके सीनियर का फोन आता है और जब विजय वहां से जाने लगता है, उस बीट में एक आदमी ऐसा भी होता है जो विजय को गुस्से से देख रहा होता है। विजय जब उस आदमी को नोटिस करता है, लेकिन जब वो दोबारा उसकी तरफ देखता है तो वो आदमी वहां से गायब हो चुका था। इसके बाद आलामाला फाइनेंस के मालिक और मैनेजर थाने में रिपोर्ट करते हैं और पूछने पर विजय को पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ गिरवी रखा है। पैसा ना लौटाने पर वो सब कुछ गवा बैठते हैं। उसी हिसाब इस बैंक के बहुत सारे दुश्मन हैं। मैनेजर बताता है हाल ही में एक मनोज नाम का आदमी अपना घर और जायदाद दोनों ही आलामाला फाइनेंस में गवा बैठा है और उसने खूब हंगामा किया था और बदले की देकर गया था। यह सुनकर विजय और बाला तुरंत ही मनोज के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर उसकी सिर्फ बीबी सिंधु होती है। सिंधु बताती है कि 16 तारीख के आसपास मनोज बहुत जल्दबाजी में घर से निकल गया था। उसके 2 दिन बाद उसने फोन करके बताया था कि वो कुछ दिन बाद लौट आएगा। इसके बाद मनोज की उससे कोई बात नहीं हुई। सिंधु ये भी कहती है कि बैंक डकैती जैसा काम मनोज नहीं कर सकता। विजय कहता है कि मनोज के लौटने पर पुलिस में इत्तला कर देना। यह सुनकर विजय अपनी टीम को उस पर नजर रखने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद विजय यह जानने की कोशिश करता है कि फाइनेंशियल कंपनी की वजह से कोई और भी परेशान हुआ है। तभी उसे मधु नाम के एक आदमी के बारे में पता चलता है। मधु ने भी उस कंपनी से लोन लिया था, लेकिन पैसे वापस ना करने की वजह से कंपनी वालों ने उस पर बहुत प्रेशर डाला। अपनी बेइज्जती सहन ना करने पर मधु ने अपनी जान ले ली। मधु के 2 बेटे थे, किरण और चरण। विजय तुरंत मधु के घर पहुंचता है। वहां पर मधु की वाइफ होती है, वो जो बताती है कि किरण यहाँ पर काम नहीं करता, वो किसी दूसरी जगह पर करता है। लेकिन छोटा बेटा चरण अपनी फादर की डेथ के बाद डिप्रेशन में चला गया है और धीरे धीरे शराब का आदी बन गया है। इसी दौरान विजय घर की फैमिली फोटो देखता है और जब वो देखता है मधु के पास खड़ा एक आदमी किरण है, तो विजय को शौक लगता है क्योंकि ये वही आदमी था जो फाइनेंशियल कंपनी की भीड़ में विजय की तरफ गुस्से से देख रहा था। और यहाँ से विजय को लगता है कि शायद किरण ने ही गुस्से में आकर फाइनेंशियल कंपनी में रॉबरी की हो। लेकिन इसी बीच विजय को एक और शॉकिंग खबर मिलती है। उसे पता चलता है कि गांव के ब्रिज के नीचे एक और डेड बॉडी मिली है और विजय वहां पर तुरंत पहुंचता है और बॉडी के साथ एक रस्सी बंधी होती है, जिससे पता चलता है कि ये असल क्राइम लोकेशन नहीं है और बॉडी भी पूरी तरह से सड़ चुकी होती है, जिससे ये पता लगाना नामुमकिन है कि ये किसकी बॉडी है। इस बॉडी के पोस्टमार्टम से पता चलता है कि इसकी मौत भी बिल्कुल पिछले वाले मर्डर के तरीके से ही हुई है। सिर पर रॉड जैसी चीज पर वार किया गया है। इस आदमी की उम्र भी 30 से 35 साल के आसपास है। हो सकता है दोनों का मर्डर एक ही हो। उसी रात पेट्रोलियम के दौरान विद्या विजय को फोन कर बताती है कि किसी ने मास्क पहने आदमी को जंगल की तरफ एक लाश ले जाते हुए देखा है। यह सुनकर विजय और उसकी टीम तुरंत उस जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में उससे तलाश करने लगते हैं। तभी विजय को वहां पर एक बॉडी मिलती है। विजय पास जाकर देखता है कि इसको अभी अभी मारा गया है। जब विजय उसकी पॉकेट चेक करता है तो उसमें से एक गोल्ड की चेन मिलती है और जब विजय ये सब देख रहा होता है तभी पीछे से एक आदमी आकर उसके सिर पर वार कर देता है, जिसकी वजह से विजय जोर से चिल्लाता है और यह आवाज सुनकर उसकी टीम वाले वहां पर आ जाते हैं और उस हमले की वजह से विजय बेहोश हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर उसका ट्रीटमेंट होता है। कुछ देर बाद कृष्णन विजय से मिलता है और बताता है कि सर उस बॉडी का पता चल गया है। वो उस आदमी का नाम अरुण था जो तमिलनाडु से यहाँ पर आया था। कृष्णन आगे बताता है कि अरुण के साथ टोटल 4 लोग यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वर्क के लिए आए थे, जिनका नाम था अरुण, मणिकन, चंद्रन और कुमार। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि इन चारों में से 3 लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। सबसे पहले जिसकी बॉडी मिली थी वो था मणिकांत, ब्रिज के नीचे जिसकी बॉडी मिली थी वो था अरुण और जंगल में जिसकी तीसरे की बॉडी मिली थी वो था चंद्र। इसका मतलब अब सिर्फ कुमार ही बचा था। फिर कृष्णन कहता है कि हो सकता है कि कुमार ने इन सब लोगों को मारा हो और विजय तुरंत तमिलनाडु पुलिस स्टेशन में चेक करने के लिए कहता है कि इन चारों के खिलाफ कोई केस हो तो बताना। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि ये चारों तमिलनाडु की एक बैंक में रॉबरी कर वहां से भागकर यहाँ पर आए थे। यह जानने के बाद कांस्टेबल सोचने लगता है कि शायद फाइनेंस कंपनी में भी इन लोगों ने ही चोरी की हो, लेकिन विजय कहता है कि फाइनेंशियल कंपनी में रॉबरी 3 दिन पहले हुई थी, लेकिन उसे लाश जंगल में पहले ही मिल चुकी थी। यह लोग एक साथ 2 जगह पर कैसे हो सकते हैं?
फिर कृष्णन एक थ्योरी बताता है कि हो सकता है इन लोगों ने रॉबरी का प्लान पहले बनाया हो, लेकिन इनमें से एक आदमी ने विरोध किया हो, इसलिए उन लोगों ने उसे मिलकर मार दिया। फिर विजय कहता है कि सच जानने के लिए उनको कुमार का मिलना बहुत जरूरी है। इसी बीच रात में फाइनेंशियल कंपनी का ओनर अपने घर से बाहर जा रहा होता है, तो तभी एक मास्क पहना आदमी उस पर हमला कर देता है और वो ओनर किसी तरह पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है कि उसकी जान खतरे में है। तो विजय अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचता है। पुलिस को देखकर मास्क पहना आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन विजय उसे पकड़ लेता है और जब उसका मास्क उतारता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि ये किरण था। थाने लाकर पूछताछ करने पर किरण बताता है कि उसने कोई भी कत्ल या डकैती नहीं की है। डकैती के अगले दिन भीड़ में वो सिर्फ आलामाला फाइनेंस के मालिक को तकलीफ में देखने के लिए गया था। आज भी वो अपने बाप की मौत का बदला लेने आया था। इतने दिनों से वो अपने दोस्त के घर रुका हुआ था। किरण और उसके दोस्त और पड़ोसियों से पूछने पर पता चलता है कि किरण सच बोल रहा है, उसका इस डकैती और कत्ल से कोई भी लेना देना नहीं है, मगर फाइनेंस कंपनी के मालिक पर हमला करने के जुर्म में उसे थाने में बंद रखा जाता है। इधर तमिलनाडु से पता चलता है कि अरुण, मणिकंद, चंद्र और कुमार एक ही इलाके के हैं। यहाँ आने से पहले इन्होंने वहां पर बैंक में भी डकैती की थी, इसलिए अब पूरा शक उन पर जाता है। हालांकि कुमार के मिलने तक कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता। इस बीच आलामाला फाइनेंस के मालिक ने जो फ्रॉड किया था वो विजय पकड़ लेता है। मालिक ने दावा किया था कि चोरी हुआ लॉकर में 50 के आसपास रकम और 125 भरे सोना रखा था, मगर विजय के टेस्ट करने पर पता चलता है कि इस साइज के लॉकर में इतना सारा पैसा और सोना फिट नहीं हो सकता। इसका मतलब मालिक ने इंश्योरेंस का पैसा पाने के लिए रकम को दुगना बताया था। इतनी भागदौड़ के बाद विजय क्वार्टर में आकर सो रहा होता है। तभी सत्य आकर उसे बताता है कि मनोज घर लौट आया है। विजय फौरन अपनी टीम के साथ मनोज के घर पहुंचता है। दरवाजा खटकाने पर सिंधु दरवाजा खोलती है और बताती है कि मनोज नहीं लौटा। असल में मनोज घर के अंदर ही छुपा हुआ था। विजय घर के अंदर घुसकर तलाशी शुरू कर देता है। मनोज वहां पर ही छुपा होता है और वो विजय को धक्का देकर पिछले वाले गेट से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर पहले ही पुलिस खड़ी होती है। तो वो मनोज को पुलिस स्टेशन ले आते हैं और मनोज से पूछताछ करते हैं। मनोज बताता है कि गुस्से में आकर उसने फाइनेंस में कहा था कि वो उससे बदला लेगा। कर्ज में डूबकर उसने सब कुछ गवा चुका था। वो बहुत परेशान था। वो आगे बताता है कि कुछ दिनों में से वो कुछ अपनी जायदाद बेचने के लिए गया हुआ था, ताकि कुछ पैसों का जुगाड़ करके फाइनेंस का कर्ज चुका सके, क्योंकि उसका घर भी गिरवी था। इसी कोशिश में वो लगा हुआ था और ताकि ब्याज का कुछ रकम कम हो सके, इसलिए वो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने आया था। और पता चलता है कि अरुण जिसकी मौत हुई थी वो भी उसी वक्त थाने में था और उसी वक्त मनोज भी थाने में था। इसका मतलब मनोज का इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। मगर विजय को शक होता है कि शायद डकैती का प्लान मनोज ने बनाया हो। उसी रात वो थाने में आया हो, फिर जायदाद बेचने के बहाने वो यहाँ से चला गया हो ताकि पुलिस को उस पर कोई शक ना हो। उसके बाद प्लान ये हो कि तमिल लोग डकैती कर कर एक जगह उसे मिलेंगे, माल बांट लेंगे। जब वो अपने शक की बात बता रहा होता है तब अनंत उसे बताता है कि जिस रात मनोज थाने रिपोर्ट करने आया था उस रात वो तमिल लोग भी अपनी किसी झगड़े की रिपोर्ट करने थाने आए थे। तब मनोज पर विजय का शक और बढ़ जाता है और उसे कस्टडी में रख लिया जाता है। डीएसपी विजय को 1 हफ्ते का टाइम देता है और कहता है कि तमिल लोगों के ही कत्ल और डकैती दिखाकर रिपोर्ट को फाइनल कर देना। अगले दिन इलाके के पास थाने पर कॉल आती है। उसे इलाके के एक सुनियार की दुकान पर एक शक्की आदमी सोना बेचने आया था। वहां जाकर दुकान से मालिक से विजय को पता चलता है कि पिछले दिन एक लड़की सोने की चेन बेचने आई थी। अक्सर लोग सोना बेचने के लिए आते हैं, मगर उसको इस लड़की पर शक हुआ, क्योंकि जब भी कोई सोना बेचने आता है वो हमेशा मोल भाव करता है, लेकिन मगर इस लड़की ने कुछ भी मोल भाव नहीं किया। उल्टा जो दाम बताया गया उसी पर बेचने के लिए तैयार होगी। इसलिए मालिक ने चेन रखकर लड़की को अगले दिन पैसा लेकर आ जाने के लिए कहा। लड़की इस पर भी राजी नहीं हुई, बल्कि वो कहती है कि वो अगले दिन चेन लेकर आएगी और वो पैसा भी ले जाएगी। फ़ोन नंबर मांगने पर उसने फ़ोन नंबर भी नहीं दिया। और तो और अगले दिन चेन बेचने के लिए भी नहीं आई। दुकान के मालिक ने चेन की तस्वीर पहले ही खींच रखी थी। उसे देखकर विजय को यकीन हो जाता है कि ये तो वही लूट वाली चेन है।
मालिक बताता है कि लड़की दुकान से निकलकर सामने वाली दवा वाली दुकान पर गई थी। विजय वहां पर जाकर उस वक्त कौन कौन सी दवाई ली गई है उसकी लिस्ट लेता है ताकि पता चल सके और फिर वहां से चला जाता है। सुन्नियार की दुकान का एक कर्मचारी उस वक्त वहां नहीं होता। बाद में जब उसे पता चलता है कि पुलिस इस केस में आई थी, वो विजय को कॉल करता है। विजय के आने पर वो बताता है कि वो लड़की किसी से फोन पर बात कर रही थी। बात तो क्या कर रही थी वो तो उसे नहीं सुना, मगर उसकी रिंगटोन जरूर सुनी थी। फिर वो किसी रिंगटोन के बारे में बताता है तो विजय के सामने अचानक सब कुछ साफ हो जाता है। वो कुछ छानबीन करता है। विजय जिस दिन अनंत के घर गया था उस दिन उसने यह रिंगटोन सुनी थी। ऊपर से अनंत की माँ स्टॉक की पेशेंट है और उस लड़की ने दुकान से स्टॉक की दवाई ही खरीदी थी। वो लड़की कोई और नहीं, अनंत की बीवी अंजना थी। तो अगले दिन विजय थाने में जाकर अनंत को अंजना की तस्वीर दिखाता है। पूछता है कि ये कौन है। अनंत बताता है कि ये उसकी बीवी है, वो भी उससे मिले हैं। तो विजय कहता है कि उसके पास उसके खिलाफ सबूत हैं कि उसने डकैती की थी। माँ की बीमारी का बहाना बनाकर अनंत उस दिन ड्यूटी पर नहीं आया था, तो शायद उसी दिन उसने डकैती का प्लान बनाया हो। फिर बाकी सारे सबूत भी वो अनंत के सामने रख देता है और विजय पूछता है कि क्या उसने डकैती क्यों की। अनंत तभी भी इनकार कर देता है। विजय उसे थप्पड़ मार देता है। तभी सत्या उसे रोक लेता है। तभी विजय बताता है कि अनंत अकेला नहीं है, अभिवेश भी इसके साथ मिला हुआ है। डकैती की रात अनंत और अभिवेश की पेट्रोलिंग की ड्यूटी थी, मगर ये दोनों उस काम पर गए ही नहीं थे, क्योंकि जब गुनहगार फाइनेंस सीसीटीवी कैमरा पर स्प्रे कर रहे थे तब उससे पहले सड़क पर जमे पानी में गाड़ी की हेडलाइट्स फ्लैश करती दिख गई थी। इसका मतलब वो दोनों वहीं पर थे। पूरा सबूत देने के बाद धीरे धीरे सत्या और कृष्णन भी आगे आते हैं। वो बताते हैं कि ये दोनों भी इस डकैती में शामिल हैं और कत्ल भी उन्होंने ही किए हैं। दरअसल इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड खुद कृष्णन था। उसकी बात सुनकर विजय हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम सब लोगों ने ये क्यों किया। तब कृष्णन बताता है कि अरुण कुमार मणिकरण चंद्रन के खिलाफ ड्रग सप्लाई का केस किया था। अरुण को कस्टडी में लाकर पूछताछ करने पर वो अरुण सत्या पर हाथ उठा देता है। उसी गुस्से में सत्या उसे अंधाधुंध मारता है और अरुण की मौत हो जाती है। तब क्या करेंगे समझ नहीं आया, तो उन्होंने एक प्लान बनाया और अरुण को जंगल में दफना दिया। कुमार मणिकरण और चंद्रन की तमिलनाडु में गांव में अपनी डकैती कर आने की हिस्ट्री थी। यह उन्हें पहले से ही मालूम था, इसलिए उन तीनों के साथ मिलकर उन्होंने फाइनेंस कंपनी में डकैत डालने का प्लान बनाया। कृष्ण का प्लान था कि डकैती के बाद ये तीनों को यहाँ से भगा देने का, ताकि अरुण की मौत का इल्जाम भी इन तीनों पर डाला जा सके। मगर जब मिलकर डकैती खत्म करने के बाद पैसे बांटने की बारी आई तो ये तीनों ज्यादा रकम मांगने लगे। इनके पास अरुण को दफनाने का सबूत भी था। कोई चारा ना देकर कृष्णन, अभिनेश, सत्या और अनंत मिलकर तीनों पर हमला कर देते हैं। तब मणिकरण और चंद्र उसी वक्त मार दिए जाते हैं, बल्कि बस कुमार जिंदा बचता है। कृष्णन का प्लान था कि इनकी एक साथ सभी को बॉडी को ना फेंक कर एक एक कर फेंकेंगे। सबसे पहले वो चंदन की बॉडी को वहां पर फेंक देते हैं, फिर मणिकरण को मारने का प्लान बनाते हैं। मगर अनंत मणिकरण की बॉडी दफनाने से पहले विजय वहां पर पहुंच जाता है, उस पर हमला कर देता है। दरअसल इन्होंने जानबूझकर मणिकरण की बॉडी को इस तरह सामने लाया ताकि विजय और बाकी लोग यह समझें कि कुमार सब पैसा हड़प कर इन दोनों को मारकर यहाँ से भाग गया है। इधर इन्होंने कुमार की बॉडी भी गायब कर रखी थी ताकि ये कभी किसी को पता ही न चले कि कुमार भागा नहीं बल्कि मारा गया था। उस दिन इन लोगों के घर की तलाशी करते वक्त सत्या ने ही आलामाला फाइनेंस का कार्ड वहां पर रखा था ताकि विजय का शक और पक्का हो जाए कि इन्होंने ही चोरी की है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, मगर विजय अनंत को पकड़ लेता है, जिससे सब गड़बड़ हो जाती है। कृष्ण विजय को उसके साथ कॉपरेट करने को कहता है, वरना उसे भी मारकर कुमार पर इल्जाम डाल देने की धमकी देता है। विजय साफ कहता है कि वो कॉपरेट नहीं करेगा। यह सुनकर वो वहां से निकलने लगता है। तभी विद्या उस पर आकर हमला कर देती है, जिससे वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है कि विद्या भी इन लोगों के साथ मिली हुई है। इस बीच सच बाहर ना आ जाए, इसलिए वो सब मिलकर विजय पर हमला करने लगते हैं। बचने के लिए विजय उनका मुकाबला करता है, लेकिन विजय अकेला होता है और वो लोग 5। फिर भी किसी तरह विजय अपना पूरा जोर लगाता है और वो खुद का बचाव कर लेता है।
इधर थाने के अंदर ये हाल देखकर रीमा डीएसपी को फोन करती है। तभी पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और विजय को बचा लिया जाता है और पांचों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। विजय की जिंदगी ये पहली पोस्टिंग वो जो कभी नहीं भूल पाएगा। और यहीं पर ये फिल्म खत्म होती है।